हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई और सेहत का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे होंगे। मेरा नाम योगेंद्र है और मैं यहाँ पॉलिटी एनसीईआरटी क्लास 9th की पढ़ा रहा हूं, जिसका नाम है लोकतांत्रिक राजनीति भाग 1। इसका हम 5वां चैप्टर देख रहे थे। 4 चैप्टर हम देख चुके हैं और 5वें चैप्टर की 3 वीडियो हम देख चुके हैं। आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 15 हम देख चुके हैं। इस वाली वीडियो में हम समानता का अधिकार मतलब आर्टिकल 16, 17 और 18 तीनों आर्टिकल कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो डिटेल वीडियो ये हो रही है और मैं आपको बोल रहा हूं कि कमेंट करके बताइए मुझे कि वीडियो किस प्रकार की लग रही है आपको। अगर आपको पीपीटी वाली वीडियो चाहिए तो मैं पीपीटी वाली वीडियो लेकर आ सकता हूं, और अलग तरीके की वीडियो चाहिए तो वो भी मैं लाने की कोशिश करूंगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 16 से। आर्टिकल 16 में लिखा क्या गया है। सबसे पहले तो आर्टिकल 16 है अवसर की समानता। ठीक है, तो अवसर की समानता कहां पर हमें देखने को मिलती है। एक तो जब हम बात कर रहे थे आर्टिकल 15 की, तो उसमें क्या लिखा हुआ था। उसमें लिखा हुआ था शैक्षणिक संस्थानों में या सामाजिक स्तर पर। अगर सामाजिक और शैक्षणिक स्तर पर कोई व्यक्ति पिछड़ा है तो उसे क्या किया जाएगा, कुछ विशेष अवसर दिए जाएंगे। अब यहां पर अवसर की समानता की बात की जा रही है आर्टिकल 16 में। तो अवसर कहां मिलते हैं हमें, अवसर मिलते हैं हमें नौकरी में। ठीक है, तो ये डायरेक्ट नौकरी की बात कर रहा है। जब भी कोई गवर्नमेंट एग्जाम होता है तो आपने देखा होगा कि जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, पीडब्ल्यू इस तरह की कुछ कट ऑफ्स देखने को मिलती हैं। तो ये कट ऑफ एक ही तरह की क्यों नहीं होती हैं, इसलिए नहीं होती हैं क्योंकि ओबीसी, एससी, एसटी इन लोगों को क्या है, अवसर की समानता पाने के लिए कुछ अधिकार मिले हैं, वो आर्टिकल 16 में है। तो आर्टिकल 16 क्लॉज ए क्या कहता है, वो कहता है लोक नियोजन में, लोक नियोजन क्या होता है, मतलब अगर सरकार कोई भी वैकेंसी निकाल रही है तो वो लोक नियोजन होता है। ठीक है, तो लोक नियोजन में सभी नागरिकों को, अब देखिए यहां पर एक शब्द आया नागरिक। ठीक है, तो नागरिकों को अवसर की समानता होगी। ठीक है, अवसर की समानता होगी, यह कहता है आर्टिकल 16 क्लॉज 1। और किन्हें अवसर की समानता होगी, सभी नागरिकों को। यही हमने आर्टिकल 15 में बात की थी कि कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो नागरिकों को प्राप्त हैं और कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो नागरिक और गैर नागरिक सभी लोगों को प्राप्त हैं। तो आर्टिकल 16 भी केवल नागरिकों को प्राप्त अधिकार है, गैर नागरिकों को प्राप्त अधिकार नहीं है। तो 16(1) में लिखा हुआ है लोक नियोजन में सभी नागरिकों को अवसर की समानता होगी। अब यह अवसर की समानता किस प्रकार की होगी, तो आर्टिकल 16 क्लॉज 2 में क्या लिखा हुआ है, लोक नियोजन में अब लोक नियोजन तो आप समझ गए कि जैसे सरकारी नौकरी होगी, तो वहां पर केवल धर्म, अब यह शब्द याद रखना, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव या इनमें से किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब ये क्या कह रहा है, अब पॉइंट को समझिए कि लोक नियोजन में एक तो अवसर की समानता होगी, किन्हें समानता होगी, नागरिकों को अवसर की समानता होगी। तो ये समानता किस प्रकार की होगी, इसमें भेदभाव नहीं किया जाएगा। किस आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान और उद्भव या इनमें से किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो आपको आर्टिकल 15 क्लॉज 1 याद आ रहा होगा
उसमें भी कुछ पॉइंट्स लिखे हुए थे, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, ये 5 पॉइंट लिखे हुए थे। यहां पर एक पॉइंट और जोड़ा गया है और वो है उद्भव। ठीक है, तो आपको याद रखना है आर्टिकल 15 क्लॉज 1 में और आर्टिकल 16 क्लॉज 2 में क्या अंतर है। उद्भव का ही केवल एक अंतर है। तो यहां पर जैसे ही बात की उद्भव, तो उसके बाद उद्भव में भी क्या किया जा सकता है, भेदभाव किया जा सकता है। लेकिन भेदभाव वो लिखा कहां है, वो लिखा हुआ है आर्टिकल 16 क्लॉज 3 में। यहां पर लिखा हुआ है कि संसद विधि द्वारा लोक नियोजन में निवास पर भेदभाव कर सकती है। अब यह भेदभाव किस प्रकार का होगा, संसद क्या कर सकती है, विधि द्वारा एक विधि बनाएगी, मतलब विधि का मतलब होता है कानून। संसद कानून बनाती है, मतलब संसद में विधायिका होती है और विधायिका क्या बनाती है, विधि बनाती है, मतलब कानून बनाती है। तो कानून के द्वारा निवास पर भेदभाव किया जा सकता है। अब निवास पर भेदभाव किस प्रकार से होगा, मान लीजिए कि अभी एक बॉर्डर है अपना, ये क्या है, ये है अपना कश्मीर, ठीक है, और यहां पर लोगों की जरूरत है, इस जगह पर लोगों की जरूरत है। अचानक से ही लोगों की जरूरत पड़ी कि हमें क्या है, कुछ लोगों की रिक्वायरमेंट है, कुछ लोगों की जरूरत है जो सेना में भर्ती हो और अपने देश की रक्षा करें। अब यहां पर सेना में भर्ती करने के लिए ही अचानक से लोगों की जरूरत पड़ी। अब यहां का कोई व्यक्ति है, तमिलनाडु का कोई व्यक्ति है, ठीक है, इस जगह का कोई व्यक्ति है, और वो कह रहा है कि मैं ऐसा करता हूं, मैं इस सेना में भर्ती हो जाता हूं। तो इस व्यक्ति को यहां तक आने में बहुत टाइम लगेगा और रिक्वायरमेंट बहुत जरूरी है, बहुत जल्दी उन्हें करनी है, रिक्रूटमेंट जो करनी है वो बहुत जल्दी करनी है। तो क्या उस व्यक्ति को इसमें शामिल किया जा सकता है, ऐसा नहीं है, शामिल नहीं किया जा सकता। तब संसद क्या करेगी, एक विधि बनाएगी कि यहीं के व्यक्तियों को जल्दी से रिक्रूट करो और सेना में भर्ती करके देश की रक्षा करो। तो इस तरह का कोई प्रावधान है आर्टिकल 16 क्लॉज 3 में कि निवास स्थान को क्या किया जा सकता है, निवास स्थान को भेदभाव के रूप में रखा जा सकता है। अन्य आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, जैसे कि यहां पर कोई विशेष धर्म का व्यक्ति है तो नहीं, धर्म के आधार पर हम क्या करते हैं, इन लोगों को भर्ती कर लेते हैं, ऐसा नहीं होगा। मूल वंश, जाति के आधार पर भेदभाव किया जाए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव किया जाए, अब जन्म स्थान उसका तमिलनाडु है, कोई व्यक्ति है जन्म स्थान तमिलनाडु है और वो जाके कश्मीर में यहां पर रह रहा है, तो क्या जन्म स्थान के आधार पर नहीं आप तो तमिलनाडु के, आप नहीं यहां भर्ती हो सकते, ऐसा नहीं होगा। इस जगह का मतलब निवास जहां कर रहा है उस आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। तो अब समझ गए होंगे आर्टिकल 16 क्लॉज 3 को बहुत अच्छे तरीके से। अब बात करें आर्टिकल 16 क्लॉज 4 की। आर्टिकल 16 क्लॉज 4 ये क्या कहता है, ये कहता है कि राज्य द्वारा लोक नियोजन में पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व सरकार के नजर में, सरकार की राय में, अगर जो सरकार काम कर रही है उसकी राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, तो वहां आरक्षण दिया जा सकता है। यहां से शुरू हुआ आरक्षण, आपको दिखाई दे रहा होगा। लोक नियोजन में आरक्षण कहां से आया, अभी तो शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण हमें दिख रहा था, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों के रूप में हमें आरक्षण दिख रहा था, लेकिन यह आरक्षण कहां से आया, तो यह जो आरक्षण था, अवसर में जो आरक्षण था, वो यहीं से आया कि अगर राज्य की नजर में कोई समुदाय पिछड़ा हुआ है तो आरक्षण दिया जाएगा। अब ये पहले ही बोल दिया कि राज्य की नजर में अगर पिछड़ा है तभी आरक्षण मिलेगा, ठीक है। लोक नियोजन में पिछड़े हुए नागरिकों को आरक्षण कब मिलेगा, अगर राज्य की नजर में दिख रहा है कि वो व्यक्ति पिछड़ा हुआ है, वो समुदाय पिछड़ा हुआ है, तो उसे आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन ये आरक्षण क्या हमेशा के लिए बनाया गया था? जब हमारा देश का संविधान
बनकर लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। तो लागू होने पर क्या ये कहा गया, मूल संविधान में ये लिखा हुआ था कि ये आरक्षण हमेशा के लिए दिया जाएगा, मतलब जब तक हमारा देश रहेगा तब तक ये आरक्षण मिलता रहेगा? ऐसा नहीं है। ये आरक्षण 10 वर्ष के लिए मान्य था, 10 वर्ष के लिए मान्य था। अब ये आरक्षण 10 वर्ष के लिए मान्य था, तो क्या ये 1960 में डिबॉलिश हो गया? 1960 में तो ये बंद नहीं हुआ, ये तो आरक्षण अभी भी मिल रहा है। तो इस आरक्षण में हर 10 साल बाद क्या किया जाता है? अमेंडमेंट किया जाता है। आर्टिकल 16 क्लॉज 4 में हर 10 साल बाद अमेंडमेंट किया जाता है और इसे 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है। तो अब तक भी ऐसा ही चल रहा है, हर 10 साल बाद इसे बढ़ा दिया जाता है और हर 10 साल के लिए इसे लागू कर दिया जाता है। तो यही आरक्षण शुरू हुआ था आर्टिकल 16 क्लॉज 4 में। अब एक आर्टिकल है, वो आर्टिकल 16 क्लॉज 5 है, ठीक है। पहले उसे देख लेते हैं, उसके बाद अमेंडमेंट होके जो जुड़ा था वो हम बाद में देखेंगे। आर्टिकल 15 क्लॉज 4 में भी 2 अमेंडमेंट हुए हैं, ठीक है। तो सब क्लॉज ए सब क्लॉज बी जोड़े गए थे, लेकिन अभी हम 5 देख लेते हैं क्योंकि 5 को नहीं जोड़ा गया था, ये मूल संविधान का हिस्सा था। तो आर्टिकल 16 क्लॉज 5 क्या कहता है कि राज्य किसी धार्मिक या सांप्रदायिक स्थान पर मानने वाले व्यक्ति की नियुक्ति कर सकता है, ये बोला गया आर्टिकल 16 क्लॉज 5 में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि किसी एक धार्मिक स्थान का उद्घाटन हो रहा है, जैसे कि मान लीजिए अभी राम मंदिर ही बना, ठीक है, राम मंदिर बना और राम मंदिर में चुनाव होने हैं और सरकार का ये प्रस्ताव था कि सरकार को ही उसके मुखिया का चुनाव करना है। सरकार के मुखिया का सरकार को ही जब मुखिया का चुनाव करना था, तो सरकार पहले तो उस धार्मिक स्थान को देखेगा कि ये कौन से धर्म से जुड़ा हुआ है। अभी राम मंदिर की बात कर रहे हैं तो हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है। अब कोई एक मुस्लिम व्यक्ति हो, वो कहे कि हमें इस राम मंदिर का मुखिया बनना है, तो क्या वो मुखिया बन सकता है? वो मुखिया नहीं बन सकता है, क्योंकि राज्य के पास ये शक्ति है कि उसी धर्म विशेष को मानने वाले व्यक्ति को ही नियुक्त कर सकता है वो। जैसे ही कोई मस्जिद बने, अब कोई मस्जिद बन गई, वहां पर किसी मुखिया का चुनाव होना है, तो उस मुखिया की नियुक्ति कौन से धर्म से होगी? वहां पर मुस्लिम धर्म से होगी। अब यहां पर कोई हिंदू धर्म का व्यक्ति आए और वो कहे कि मुझे इसका मुखिया बनना है, ऐसा नहीं हो सकता है। वो ये नहीं कह सकता कि हमारा आर्टिकल 16 क्लॉज 2 का हनन हो रहा है, जिसमें लिखा गया है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है, मतलब धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो यहां धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं हो रहा, यहां उसी विशेष व्यक्ति की जरूरत है, इसलिए उसकी नियुक्ति की जा रही है। तो अब समझ गए होंगे आप आर्टिकल 16 क्लॉज 5 को बहुत अच्छी तरीके से। अब बात करते हैं कुछ अमेंडमेंट की। इतना तो हो गया हमारा आर्टिकल 16 जो हमारे मूल संविधान में था। अब बात करेंगे हम आर्टिकल 16 क्लॉज 4 सब क्लॉज ए। ये कहां से आया? आर्टिकल 16 क्लॉज 4 सब क्लॉज ए कहां से आया? ये आया 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के। और ये कब हुआ था? 1995 में ये अमेंडमेंट हुआ था। तो 1995 में 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके आर्टिकल 16 क्लॉज 4 ए जोड़ा गया और इसमें क्या बोला गया? क्लॉज 4 ए बोला जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये आर्टिकल ही बनाया गया था। तो क्लॉज 4 ए जोड़ा गया और इसमें बोला गया कि राज्य द्वारा अनुसूचित जाति और जनजातियों को लोक नियोजन में प्रोन्नति के लिए आरक्षण दिया जाएगा। अभी देखिए, अभी तक तो केवल आरक्षण मिल रहा था नियुक्ति के लिए। आर्टिकल 16 क्लॉज 4 क्या कर रहा है? नियुक्ति के लिए आरक्षण दे रहा है और यहां पर प्रोन्नति के लिए आरक्षण।
अब प्रोन्नति क्या होती है? आपने देखा होगा कि प्रमोशन, प्रोन्नति का इंग्लिश में मीनिंग होता है प्रमोशन, ठीक है। तो प्रमोशन किस प्रकार से होता है? प्रमोशन इस प्रकार से होता है, दो व्यक्ति हैं और दोनों व्यक्तियों की देखी जाएगी कि ये वाला जो व्यक्ति है ए, ये व्यक्ति बी, और ए व्यक्ति का टाइम पीरियड ज्यादा है, उसकी अचीवमेंट ज्यादा है, तो इसे पहले नियुक्त किया जाएगा। उसके बाद जो बी है व्यक्ति, उस व्यक्ति का प्रमोशन किया जाएगा। तो हमेशा ए व्यक्ति ही आगे रहेगा, हमेशा ये व्यक्ति आगे रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि इसका जल्दी नियुक्ति हुई है ना, शुरुआत में इसकी नियुक्ति हो गई मान लीजिए सन 2000 में, ठीक है। इसकी नियुक्ति हुई 2010 में, और 2010 में जब नियुक्ति हुई है तो 10 साल बाद अगर प्रमोशन होना है तो इसका प्रमोशन कब हो जाएगा? 2010 में इसका प्रमोशन हो जाएगा, और इसका प्रमोशन 2020 में होगा। कुछ इस प्रकार से प्रमोशन मिलता है, मतलब प्रोन्नति इस प्रकार से मिलती है। लेकिन देखा जाएगा राज्य के द्वारा कि ऊंचे पद पर मान लीजिए कोई भी एक क्या है, एक सिपाही मान लीजिए, एक कांस्टेबल को मान लेते हैं, कांस्टेबल है, ठीक है। दो व्यक्ति हैं ए और बी, ए और बी हैं और दोनों ही कांस्टेबल हैं। अब इनमें से हेड कांस्टेबल बनाना है, उसके बाद एएसआई मतलब सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बनाया जाता है, ये आपको पता ही होगा। तो अगर ए है उसे 5 साल बाद, 5 साल बाद मान के चलते हैं, ए और बी दोनों की नियुक्ति हुई 5 साल बाद, ठीक है। तो सन 2005 में मान लीजिए दोनों की नियुक्ति हो गई, ठीक है। इसके बाद देखा जाएगा ए है, उसके लोग मतलब ये किसी एक विशेष धर्म का है, जनरल व्यक्ति है, और ये मान लीजिए एसटी है, ठीक है। जनरल व्यक्ति है, उसके लोग देखे जाएंगे ऊपर, हेड कांस्टेबल में कितने लोग हैं, और देखे जाएंगे एसटी के हेड कांस्टेबल में कितने लोग हैं। अगर एसटी के हेड कांस्टेबल में कम लोग हैं तो इसका प्रमोशन 4 साल बाद ही कर दिया जाएगा, इसका प्रमोशन पहले हो जाएगा, ठीक है। तो 4 साल बाद प्रमोशन होगा तो ये आगे पहुंच गया, और ए अभी तक यहीं पर है। इसके बाद अगले 4 साल बाद देखा जाएगा कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर में जो एसटी हैं वो कितने हैं, तो वहां पर अगर कम हुए तो बी को प्रमोट करके फिर से आगे कर दिया जाएगा, और इसकी नियुक्ति कहां पर हो जाएगी? ये हो जाएगा हेड कांस्टेबल। अब ये तो आया हेड कांस्टेबल में। अगर ये 2010 की बात करें, यहां 2010 है, यहां 2020 है, ठीक है। तो 2020 में जब देखा जाएगा तो 2020 में बी आगे निकल गया ए से। तो इस प्रकार का कुछ डिलेमा हमें देखने को मिलता है प्रोन्नति में, आरक्षण में। बहुत अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझना, इसे मैं बाद में भी बताऊंगा। बहुत सारे इस पर केस आए हैं और केस के बाद बहुत सारी बातें कही गई हैं न्यायालय के द्वारा, सरकार के द्वारा, तो उन बातों के बारे में भी हम देखेंगे। तो आर्टिकल 16 क्लॉज 4A आपको समझ में आ गया होगा कि राज्य द्वारा अनुसूचित जातियों और जनजातियों को लोक नियोजन में, अब देखिए यहां पर किन्हें बात की जा रही है? एससी और एसटी की ही बात की जा रही है, यहां ओबीसी की बात नहीं की जा रही है, ठीक है। एससी और एसटी को प्रोन्नति में आरक्षण मिलेगा, ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलेगा, यह भी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं आर्टिकल 16 क्लॉज 4B के बारे में। यह क्या कहता है? यह भी इसी प्रकार की व्यवस्था को लेकर आता है, प्रोन्नति में आरक्षण की बात करता है, लेकिन एक है बैकलॉग। बैकलॉग क्या होता है? बैकलॉग ऐसा होता है कि जैसे एक डिलेमा है कि बात करते हैं हम लोग कि आरक्षण दिया जा रहा है, अभी तक आरक्षण दिया जा रहा है, आजादी के 75 साल हो गए, अब तो आरक्षण को बंद कर देना चाहिए। लेकिन आपने कभी देखा होगा कि जब किसी नियुक्ति में आपने देखा होगा कि कोई नियुक्ति हो रही है और जनरल की यहां पर 10 सीटें हैं, ओबीसी की यहां पर 10 सीटें हैं, एससी की यहां पर 10 सीटें हैं, एसटी की यहां पर 10 सीटें हैं। अब जनरल की जो सीटें हैं वो कंप्लीट हो गई, ओबीसी की सीट भी कंप्लीट भर गई, इतने लोगों ने फॉर्म भरा और फॉर्म भर के इतने लोग वहां नियुक्त हुए कि इनकी सीट फुल हो गई। एससी की भी सीट फुल हो गई, लेकिन एसटी की सीट फुल नहीं हो पाई, यहां 8 ही सीट फुल हो पाई, क्योंकि यहां के जो लोग हैं वो इतने कम पढ़े लिखे हैं, उन्हें इतनी शिक्षा नहीं मिल पाती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पर फॉर्म भरते और फॉर्म भर के नियुक्त हो जाते। इसीलिए कट ऑफ भी बहुत कम जा रही है। बहुत कम कट ऑफ जाने के बाद भी लोग उसे पार नहीं कर पाए और ये सीट 2 वैकेंट रह गई, 2 सीट वैकेंट रह गई। अब क्या होगा?
अगली बार फिर से इसी पोस्ट के लिए नियुक्ति होगी। अगली बार मान लीजिए डीएसएसबी की नहीं बात करते हैं, हम बात करते हैं केवीएस की या एनबीएस की, ठीक है। केवीएस और एनबीएस में इस तरह की हो रही है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम की बात कर रहे हैं, तो यहां पर फिर से होगा। फिर से ओबीसी के लिए आई, एससी के लिए आई और एसटी के लिए आई। अभी यहां पर कितनी थी? 40 वैकेंसी थी। सेम 40 वैकेंसी हम फिर से मानते हैं, ठीक है। 40 वैकेंसी मान ली हमने सबकी, लेकिन ये जो 2 वैकेंसी थी, ये 2 वैकेंसी एसटी की पहले से ही रह गई थी, तो इन वैकेंसीज को आगे ऐड किया जाएगा। तो यहां पर कितनी वैकेंसी हो गई? 12 वैकेंसी हो गई। जनरल की 10 रह गई, ओबीसी की 10 रह गई, एससी की 10 रह गई, लेकिन एसटी की 12 वैकेंसी हो गई। तो टोटल यहां कितनी वैकेंसी हो गई? 42 हो गई। होनी तो 40 ही चाहिए थी, लेकिन 42 हो गई। अब ये 2 वैकेंसी कहां से आ गई? ये वैकेंसी बैकलॉग से आ गई। मतलब पिछली भर्तियों में 2 वैकेंसी खाली रह गई थी एसटी की, उन एसटी की वैकेंसीज को अगली भर्ती में शामिल कर दिया जाएगा। ये बैकलॉग है। आर्टिकल 16 क्लॉज 4 बी आप अच्छे से समझ गए होंगे। और इसे किससे द्वारा जोड़ा गया था? इसे जोड़ा गया था 81 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2000 के द्वारा इसे जोड़ा गया था। सन 2000 में 81 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था और वहां पर बैकलॉग की व्यवस्था की गई थी। तो अब समझ गए होंगे बैकलॉग क्या है। क्या किया जाता है? किसी एक वर्ष में आरक्षण वाले पद जो होते हैं, रिक्त रह जाते हैं, उनके संबंध में इस तरह की बातें की गई। अब क्या हो सकता है? क्या ये वैकेंसीज लगातार बढ़ती रहेंगी? तो यहां पर मैं बता दूं, ये वैकेंसीज 2 वर्ष के लिए होती हैं। 2 वर्ष के बाद भी ये वैकेंसी 2 वैकेंट रह गई, फिर से वैकेंट रह गई और फिर अगली साल चुनाव वो होंगे, नियुक्ति होंगी, तो क्या उन्हें शामिल किया जाएगा? अब इन वैकेंसीज को, ये जो 2 वैकेंसी हैं, इन वैकेंसीज को ऐड नहीं किया जाएगा। ये 2 वर्ष के लिए ही होती हैं। तो इतना डीप आपके में नहीं आएगा, केवल बैकलॉग तक आपको याद रखना है। आर्टिकल 16 क्लॉज 4 बी में ऐसा लिखा हुआ है और ये 81 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था। अब एक रह गया लास्ट, आर्टिकल 16 क्लॉज 6। ये आपको पता होगा, मैंने जब आर्टिकल 15 क्लॉज 6 बताया था तभी मैंने आपको बताया था कि इसे भी 103वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 2019 में। तो आर्टिकल 16 क्लॉज 6 को कब जोड़ा गया? 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2019 के द्वारा जोड़ा गया था। और ये जो 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, ये किसके लिए था? ईडब्ल्यूएस के लिए ये वाला अमेंडमेंट था। तो अभी सभी लोगों को आरक्षण मिल रहा है। और ये क्या है? आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, ठीक है। इन लोगों को आरक्षण मिला। कितना आरक्षण मिला? 10% आरक्षण मिला। यह प्रावधान किया गया आर्टिकल 16 क्लॉज 6 में। तो यहां पर आपका आर्टिकल 16 खत्म होता है। अब बात करेंगे आर्टिकल 17 की। आर्टिकल 17 में क्या है? आर्टिकल 17 में लिखा हुआ है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत, ठीक है। अब देखिए, हर एक जब हम आर्टिकल पढ़ते हैं तो उसके साथ कुछ ना कुछ अपवाद जरूर लिखे होते हैं। कोई भी आर्टिकल आप पढ़ेंगे तो कोई भी अधिकार अगर दिया गया है तो उन अधिकारों के साथ कुछ अपवाद होंगे। लेकिन आर्टिकल 17 ऐसा आर्टिकल है जिसके साथ अपवाद नहीं है। मतलब क्या कहता है संविधान? संविधान कहता है कि अस्पृश्यता का बिल्कुल खात्मा हो जाना चाहिए, ठीक है। अस्पृश्यता को पूर्णतः खत्म करना है, यह बात कहता है। अगर अपवाद नहीं है तो इसका मतलब यही निकलता है। तो संविधान में अस्पृश्यता की परिभाषा है क्या? संविधान में अस्पृश्यता की कोई परिभाषा नहीं है, ठीक है। तो याद रखना है, क्वेश्चन अगर आए अस्पृश्यता की परिभाषा संविधान में लिखी हुई है, यह स्टेटमेंट सही है या नहीं, तो आपको बताना है यह स्टेटमेंट सही नहीं है। संविधान में अस्पृश्यता की कोई परिभाषा नहीं लिखी हुई है। तो सामान्य रूप से क्या माना जाए? अस्पृश्यता है क्या? अस्पृश्यता का आशय पवित्रता से है। पवित्रता का मतलब आपने देखा होगा, अनटचेबिलिटी है, होती क्या है?
उन लोगों के साथ हम क्या करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समाज में मानते हैं कुछ लोग कि ये छूने के काबिल नहीं है, इन्हें हम टच नहीं कर सकते हैं। उन लोगों को अस्पृश्यता की भावना से देखा जाता है कि अरे इन्हें नहीं छूना है। हिंदू धर्म में इस तरह की चीजें होती हैं, उन्हें टच कर लिया उसके बाद गंगा जल छिड़कते हैं। आज के समाज में भी इस तरह की कुरीतियां हमें देखने को मिलती हैं, अस्पृश्यता हमें देखने को मिलती है। तो यही खत्म करने के लिए आर्टिकल 17 लाया गया और उसमें बोला गया कि राज्य के साथ साथ निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी ये अधिकार लोगों को है। अगर किसी व्यक्ति के साथ अनटचेबिलिटी की जाती है तो ये एक तो राज्य के लिए, राज्य के खिलाफ है। कोई भी अगर हम अधिकार देखें, मौलिक अधिकार किसके खिलाफ है, राज्य के खिलाफ है। तो राज्य के साथ जो अनटचेबिलिटी है वो लोगों के खिलाफ भी है, राज्य के साथ लोगों के खिलाफ। यहां पर अगर कोई व्यक्ति है, जैसे कि हम और आप साधारण आमजन, अगर हम लोग भी अस्पृश्यता का कोई भी प्रभाव डालते हैं अपने समाज पर, तो हम भी किसके आर्टिकल 17 के अंडर क्या माने जाएंगे, गलत साबित हो जाएंगे। ठीक है, मतलब आम लोग भी अगर अस्पृश्यता को मानते हैं, राज्य अगर अस्पृश्यता को मानती है तो वो होगी ही होगी। उसके साथ साथ आम लोग भी अगर अस्पृश्यता को मानते हैं तो वो भी एक तरह का गुनाह होगा। और ये कानून कैसा है, ये कानून बाध्यकारी है लोगों पर, और इस तरह का बाध्यकारी है कि नॉन बेबल ऑफेंस है, इस तरह का मानिए आप। मतलब अगर आप गैर जमानती, ठीक है, गैर जमानती ये अपराध है। अगर किसी व्यक्ति ने अस्पृश्यता की भावना दिखाई तो उसे पकड़ा जाएगा, जेल में बंद किया जाएगा और उसकी जमानत नहीं हो सकती है। तो इस तरह के कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं आर्टिकल 17 में, आपको याद रखना है। अब इसे खत्म करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, संविधान में तो ऐसा नहीं लिखा है कि इसे खत्म करना है, किस तरह से करिए आप, इस तरह से करिए। ये अधिकार किसके पास है, खत्म करने का अधिकार करना सरकार के हाथ में है। ठीक है, सरकार के हाथ में। अब सरकार इसके लिए क्या करती है, तो सरकार ने 1995 में एक कानून लेकर आई, अस्पृश्यता उन्मूलन अधिनियम। ठीक है, 1995, ठीक है, 1955 में क्या आया, अस्पृश्यता उन्मूलन अधिनियम लाई सरकार, और उसमें बोला गया कि अब जो कानून होगा वो कानून बाध्यकारी होगा लोगों पर। इसी का 1976 में नाम बदल दिया और क्या कर दिया, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। ठीक है, इसका नाम बदल दिया था, केवल 1976 में नाम बदल दिया था और नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम इसका नाम कर दिया। इसके बाद क्या हुआ, 1989 में अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारक अधिनियम लाया गया। 1989 में क्या किया गया, अनुसूचित, मैं इंग्लिश में लिख देता हूं, SC ST लिख देते हैं, SC और ST अत्याचार निवारक अधिनियम। ठीक है, 1989 में SC ST अत्याचार निवारक अधिनियम लाया गया और अब क्या कर दिया, इसमें जो सजा थी उस सजा को बढ़ाकर आजीवन कारावास तक कर दी गई। ठीक है, तो अब आप देख रहे होंगे कि इस तरह के जो कानून हैं, ये कानून कितने प्रभावशाली होते जा रहे हैं कि ये तो बहुत ही गलत है। अस्पृश्यता आज तक चल रही है तो अस्पृश्यता नहीं होनी चाहिए, फिर भी लोग मान रहे हैं, इस तरह की चीजें अपने समाज में लेकर आ रहे हैं। तो इन चीजों को खत्म करने के लिए ही सजा के प्रावधान को बढ़ावा मिल रहा है, सजा को बढ़ाया जा रहा है लगातार, और अब इसे आजीवन कारावास तक कर दिया है। और इसके साथ अब क्या, पहले क्या था, यहां पर सरकार के मतलब राज्य के विरुद्ध था, आम लोगों के विरुद्ध था। अब इसमें
सरकारी सेवक को भी शामिल कर लिया गया, शामिल किया। अब सरकारी सेवक कोई भी, जैसे एसआई है, सब इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर है, ठीक है, अगर आप वहां पे जाते हैं और वो भी अस्पृश्यता जैसे कानूनों को मानते, वो भी अगर अस्पृश्यता जैसी कुरीतियों को मानते हैं तो उनके खिलाफ भी इस तरह की कार्रवाई की जाएगी और वो भी कटघरे में खड़े हो जाएंगे। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अस्पृश्यता को किस तरह से आगे बढ़ाया गया है। ठीक है, लोक सेवकों के विरुद्ध तो ये कर दिया, और एक विशेष अदालत बनाने की भी इसमें बात की गई। विशेष अदालत बनाने की बात, ये बातें कहां हो रही हैं? ये 1989 के एससी एसटी अत्याचार निवारक अधिनियम में की जा रही हैं। एक तो आजीवन कारावास हो गया, सरकारी सेवकों को शामिल कर लिया गया कि ये भी अस्पृश्यता को नहीं मान सकते, और विशेष अदालत बनाने की बात की गई। ठीक है, तो अब समझ गए होंगे अस्पृश्यता। यहां पर आपका आर्टिकल 17 खत्म होता है। अब आर्टिकल 18 की बात करते हैं। आर्टिकल 18 क्या है? आर्टिकल 18 कहता है उपाधियों का अंत, का अंत। आपने रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम सुना है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम सुना होगा। उन्हें एक उपाधि मिली थी नाइटहुड की, ठीक है, उन्होंने अपनी उपाधि को वापस किया था। ऐसे ही महात्मा गांधी की उपाधि थी महात्मा, ठीक है। तो इस तरह की उपाधियां पहले मिला करती थी। आप पीएचडी करते हो तो डॉक्टरेट की उपाधि मिलती है। तो इस तरह की उपाधियों के अंत की बात की जा रही है आर्टिकल 18 में। अब यहां पर कुछ पॉइंट्स हैं कि किन किन उपाधियों का अंत किया जाएगा। तो आर्टिकल 18 क्लॉज 1 की अगर हम बात करें तो यह कहता है कि राज्य द्वारा सैन्य और शिक्षा क्षेत्र को छोड़कर, राज्य द्वारा सैन्य और शिक्षा क्षेत्र को छोड़कर उपाधि नहीं दी जाएगी। ठीक है, अब यहां पर 2 पॉइंट हो गए, सैन्य और शिक्षा। जैसे कॉमोडोर होते हैं या कमांडर है, इस तरह की जो उपाधियां होती हैं वो सैन्य क्षेत्र पर मिलती है, और शिक्षा के क्षेत्र में डॉक्टरेट की उपाधि अभी मैंने बात की। तो डॉक्टरेट की उपाधि तो आपको मिल सकती है, लेकिन अन्य उपाधियां नहीं मिल सकती हैं। जैसे राजा, महाराजा, राजा साहब और सामंती लोग जो हुआ करते थे उन्हें भी कुछ प्रकार की उपाधियां मिलती थी। क्या अरे ये तो हमारे पंच हैं तो उन्हें पंच साहब, कुछ इस तरह की बातें जो कही जाती थी ना, तो वो उपाधियां नहीं मिलेंगी। इस तरह की बात की गई आर्टिकल 18 क्लॉज 1 में। आर्टिकल 18 क्लॉज 2 क्या कहता है कि कोई भी भारतीय नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि नहीं ले सकता है। ठीक है, यह पॉइंट आर्टिकल 18 क्लॉज 2 में लिखा गया है। तो आर्टिकल 18 क्लॉज 2 क्या कहता है? भारतीय नागरिक विदेश से उपाधि नहीं कर सकता। ठीक है, तो याद रखना है आर्टिकल 18 क्लॉज 2 क्या कहता है कि भारतीय नागरिक विदेश से उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है। यह आर्टिकल 18 क्लॉज 2 में लिखा गया है। अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है और राज्य के अधीन कोई लाभ या विश्वास के पद पर है, आर्टिकल 18 क्लॉज 3 क्या बोलता है? विदेशी नागरिक जो भारत के लाभ के पद पर हो, और विदेशी नागरिक हो तो वो उपाधि नहीं ले सकता है, उसे राष्ट्रपति की मंजूरी लेनी होगी। पद पर हो तो उपाधि तब लेगा जब राष्ट्रपति की मंजूरी ले ले। ठीक है, तो यह भी पॉइंट है कि विदेशी नागरिक होगा
अगर लाभ के पद पर है, भारत में किसी लाभ के पद पर है, तो वो कब उपाधि ले सकता है? उसे राष्ट्रपति की मंजूरी लेनी होगी। और आर्टिकल 18 क्लॉज 4 कहता है कि राज्य के अधीन कोई लाभ के पद धारण करने वाला व्यक्ति है, वो राष्ट्रपति की सहमति के बिना विदेशी राज्य से कोई भेंट, उपलब्धि या पद स्वीकार नहीं कर सकता है। ठीक है, अब यहां पर किसी भी नागरिक की बात हो रही है। कोई नागरिक लाभ के पद पर हो, लाभ के पद पर हो, तो वो क्या करेगा? राष्ट्रपति की मंजूरी के बिना, राष्ट्रपति की मंजूरी के बिना क्या क्या स्वीकार नहीं कर सकता है? भेंट, उपलब्धि या पद स्वीकार नहीं कर सकता। ठीक है, स्वीकार नहीं कर सकता। तो ये कुछ लिखा हुआ है आर्टिकल 18 में। अब एक पॉइंट बचा, बालाजी राघवनवाद। ठीक है, वो है 1996 में ये आया था केस। तो इस केस के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसमें क्या बात थी? पुरस्कार थे कुछ, जैसे पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण की बात हो रही है ना, तो ये भी एक तरह से उपाधि के रूप में देखी जाने लगी थी। तो सरकार ने इसे बीच बीच में बंद भी किया। तो इस बारे में जो पॉइंट होगा वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। बालाजी राघवन से अगली वीडियो की शुरुआत करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। अगर लेक्चर पसंद आता है तो लाइक करिए, अगर लेक्चर पसंद नहीं आ रहा है तो डिसलाइक करिए, और डिसलाइक करके कारण और बताइए मुझे कि आपको क्या क्या एक्स्ट्रा चाहिए जिसे मैं सही कर सकूं। क्योंकि देखिए, पढ़ना तो आपको पड़ेगा, मैं पढ़ा रहा हूं, आपको पढ़ना पड़ेगा। वीडियो डिसलाइक जरूर कर सकते हैं, वीडियो डिसलाइक करके बना रहना पड़ेगा मेरे साथ, क्योंकि मैं सुधार करूंगा और आपको फिर वही पढ़ना है। ओके, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।